बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था, जो कि 2 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट उसको डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स क्या होता है, जो कि सेकंड चैप्टर है फर्स्ट ईयर मैथ का। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि सेट क्या है। सेट कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम प्रॉपर तौर पे बयान कर दें और नेक्स्ट जो सामने वाला इंसान है उसको भी समझ आ जाए कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेट। कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ये डेफिनेशन है सेट की कि द सेट ऑफ कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, ठीक है। और सेट को 3 तरीकों से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं ये देखते हैं कि फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेकंड है टेबुलर मेथड और थर्ड है बिल्डर मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है कि इन दिस मेथड द सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द वर्ड। जब हम किसी भी सेट को एक वर्ड्स में लिख दें, मतलब उसको वर्ड्स के अंदर हम लिख दें, तो वो हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव मेथड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ द सेट ऑफ होल नंबर या सेट ऑफ रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर या प्राइम नंबर, इंटीजर्स, ठीक है, एनीथिंग। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं द सेट ऑफ अल्फाबेटिक नंबर। अल्फाबेटिक ऑल टू ऑल नंबर्स वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव मेथड। सेकंड क्या है? द टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड क्या है? जब हम किसी भी सेट को वर्ड्स, अगर देखें वर्ड्स में लिख दें तो डिस्क्रिप्टिव हो गया। अगर उसी सेट को, अगर हम किसी भी सेट को एलिमेंट की सूरत में लिख दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? टेबुलर मेथड आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ऊपर क्या लिखा होगा था? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और उसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को एलिमेंट की शक्ल में लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या है? द सेट ऑफ टेबुलर्स मेथड, ठीक है। इसके बाद है द सेट ऑफ बिल्डर मेथड। बिल्डर मेथड क्या है? जब हम किसी भी सेट को सिंबॉलिकली और लेटर्स की फॉर्म में यूज करते हैं आर्बिट्रेरी नंबर्स को, तो वो हमारे पास होता है बिल्डर मेथड। अब देखें ये एक ही मिसाल ले रहे हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इस फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया, तो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया। अगर उसी नेचुरल नंबर्स को हम ब्रैकेट्स की फॉर्म में एलिमेंट की सूरत में लिख देंगे, तो ये हमारे पास टेबुलर मेथड की एग्जांपल होगी। अगर इसी को ही हम लेटर्स की फॉर्म में सिंबॉलिकली ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो वो हमारे पास बिल्डर मेथड हो जाएगा। देखें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, मतलब तमाम के तमाम एलिमेंट हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। इसके बाद है द ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है? द नंबर्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड अ ऑर्डर ऑफ अ सेट। जो हमारे पास प्रेजेंट एलिमेंट होता है उसको हम देखते हैं कि ये इसका ऑर्डर क्या है और इस ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या है। इसकी टाइप्स क्या है? टाइप्स ये है फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, नल सेट, और इसको एम्प्टी या वाइड सेट भी कहते हैं, और सिंगलटन सेट। अब फाइनाइट सेट कौन से होते हैं? फाइनाइट सेट हमने पहले भी पढ़ा है कि फाइनाइट सेट ऐसे सेट जिसको हम इजीली काउंट कर सकें, तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू 10, ठीक है, इजीली हम इसे काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं? जिसको हम मतलब इजीली काउंट ना कर सकें, और मतलब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सोन। हमें नहीं पता कि इसमें कितने एलिमेंट है और कहाँ तक है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी तरह से इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर्स भी अप टू सोन है, हम नहीं इसको काउंट कर सकते। ऐसा सेट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, इनफाइनाइट सेट होता है। अब है नल सेट या एम्प्टी या वाइड सेट। इसका मतलब क्या हुआ है
A set having no element is denoted by phi, ठीक है, उसको हम पाई से डिनोट करते हैं और वो खाली सेट होता है, इसमें कोई भी सेट एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, तो ये हमारे पास है सिंगलटन सेट। हम इसको कुछ भी ले सकते हैं, ए भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, होना एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या है, सिंगलटन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट ऐसे सेट होते हैं जो कि ए और बी दोनों इक्वल हो, लेकिन उनका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता सेट में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब जो एलिमेंट है, सॉरी ऑर्डर नहीं, एलिमेंट जो है वो मैटर नहीं करते। द टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट, ठीक है, दोनों में सेम एलिमेंट होना चाहिए, और ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट जो है वो ऑफ द सेट डज नॉट मैटर, ठीक है, जो ऑर्डर होता है एलिमेंट ऑफ द सेट का वो डज नॉट मैटर नहीं करता। अब देखें, ए के अंदर हमारे पास है CAT, ठीक है, और बी के अंदर क्या है, ACT, मतलब ये कि सी की जगह पे ए लिखा हुआ है और ए की जगह पे सी और इज इक्वल टू है टी, ठीक है, दोनों में सेम एलिमेंट है, लेकिन जो उनकी तरतीब है वो मैटर नहीं करती, ठीक है, लेकिन होने क्या चाहिए, दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो वो हमारे पास है इक्वल सेट, ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट और सिमिलर सेट, क्या है, द सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ 1 to 1 corresponding exist, ठीक है, मतलब ये है कि ए जो है 1 ए के इक्वल है, 2 ई के इक्वल, मतलब ये कि इतने जो सेट ए के अंदर एलिमेंट होंगे इतने ही सेट बी के अंदर एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, एग्जिस्ट बिटवीन द एलिमेंट ऑफ द सेट, इट इज डिनोटेड बाय ए इक्विवेलेंस, ठीक है, या सिमिलर भी बोलते हैं इसको, ए इक्विवेलेंस, और ए जो है वो ए सिमिलर है बी के, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट समझ आ गई होगी कि ए सेट और बी सेट दोनों सेट ऐसे होने चाहिए दोनों में इक्वल तादाद में एलिमेंट हो, लेकिन ये नहीं, इसमें तो था ना इक्वल सेट में कि सेम एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन इक्वलेंस में बेशक सेम ना हो, लेकिन जो एलिमेंट मौजूद हो ए और बी के अंदर वो ऑर्डर जो है वो इक्वल होना चाहिए उसका, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसके बाद है सबसेट। सबसेट हमारे पास क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ अ रिटर्न ए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ए सबसेट है बी का, मतलब ये है कि ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद होने चाहिए, ठीक है, और बी जो है वो सुपर सेट होता है। अब देखें, ए हमारे पास फॉर एग्जांपल ए है 1 2 3 और बी है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक है, ठीक है। अब देखें ए सबसेट बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, बेशक बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद ना हो, लेकिन ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद होने चाहिए। तो हम कहते हैं इफ अ सेट एन एलिमेंट देन इट इज 2 रेज टू पावर n जो है वो सबसेट है, ठीक है, ये फार्मूला भी है, जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब हम किसी भी सेट की पावर सेट जब मालूम करते हैं तो 2 रेज टू पावर n जो है वो उसका फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट है सुपर सेट। सुपर सेट क्या है कि ए सबसेट है बी, देन बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट ए, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ए सबसेट है बी का और बी जो है वो सुपर सेट होता है, क्यों, क्योंकि बी में ए के तमाम एलिमेंट मौजूद होते हैं और वो ए से ए की निस्बत बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये सुपर सेट है, ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, यही वाली जो एग्जांपल है यही हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। फिर है प्रॉपर सबसेट। क्या है प्रॉपर सबसेट, सेम इसी तरह से ए सबसेट है बी का और बी कंटेन्स एटलीस्ट 1 एलिमेंट, मतलब ये कि ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हो, लेकिन बी में एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा हो जो ए में मौजूद ना हो, उसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हो, लेकिन बी का कोई सा एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए के अंदर मौजूद ना हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ए इज इक्वल टू है हमारे पास 1 और 2, ठीक है,
और बी मैंने ले लिया है सेट 1, 2 और 3। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है, मतलब प्रॉपर सबसेट में ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। अब देखें ए के एलिमेंट कितने हैं 1, 2, ठीक है, और बी के एलिमेंट कितने हैं 1, 2, 3। ये डेफिनेशन है कि ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हो, लेकिन एटलीस्ट बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए के अंदर मौजूद ना हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है कि एवरी सेट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ इम्प्रॉपर सबसेट, मतलब हर सेट जो है वो अपना ही एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। फॉर एग्जांपल ए मेरे पास है 1, 2, ठीक है, और बी भी मैं ले लूं यहाँ पे 1 और 2। अब यहाँ है ना कि एवरी एलिमेंट जो है वो अपने ही सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अब देखिए प्रॉपर में क्या डेफिनेशन पड़ी थी कि बी का एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए के अंदर मौजूद ना हो, लेकिन इसमें क्या है कि जो इसमें मौजूद है, ए में मौजूद है, वही बी में मौजूद हो, तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। नेक्स्ट है पावर सेट। क्या होता है पावर सेट? द कलेक्शंस ऑफ ऑल प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, पावर सेट क्या है? द कलेक्शंस ऑफ ऑल प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड अ पावर सेट। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है 1, 2। अब पावर सेट यही उसका जो मैंने पहले बताया था कि फार्मूला है 2n। जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट मौजूद होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे हम। अब देखें 2n, n कितने एलिमेंट है इसमें? 1 और 2 है। 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 एलिमेंट हमारे पास बनने चाहिए। ठीक है, जब भी हम देखेंगे हम सोचते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट मालूम करें तो उसके अंदर एलिमेंट की जितनी तादाद होगी वो हम 2 के ऊपर n की जगह पे लिख देंगे और जो आंसर आएगा इतने सेट बनने चाहिए, पावर सेट इतने होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखें 1 और 2 थे तो वो 4 बनने चाहिए। P ऑफ ए इज इक्वल टू 5, और एक दफा पहले हम सिंगल लिख देंगे और फिर दोनों लिख देंगे 1, 2 और ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये 5 तो लाजमी आता है सेट, 1, 2 और फिर 1, 2, ये कितने सेट बन गए? 4 बन गए। ठीक है हमारे पास, तो इसी तरह से ये पावर सेट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्स ऑफ अ डिस्कोर्स सेट। ठीक है, द सुपर ऑफ अ सेट ऑल सेट अंडर अ पर्टिकुलर डिस्कशंस। इट इज डिनोटेड बाय यू से भी हम डिनोट कर सकते हैं, ई से भी डिनोट कर सकते हैं और एक्स से भी। मतलब ये सुपर सेट वही जो बड़ा सेट होता है जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट मौजूद होते हैं। जो ए सबसेट बी लें तो ए का सुपर सेट होता है बी का। ठीक है, बी, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल या यूनिवर्स सेट होता है। फिर है, ये बात याद रखिएगा कि n जो है वो सबसेट है z का, और z सबसेट है रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर है वो सबसेट है रियल का, और रियल है कम्प्लेक्स का। अब देखें n सबसे छोटा सेट है जो कि 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है। उसके बाद n से बड़ा z सेट है जो कि 0 +- 1 +- 2 +- 3 से स्टार्ट होता है। और रैशनल नंबर्स ऐसे सेट होते हैं जो भी सेट आ जाए और जिसको हम काउंट कर लें। ठीक है, और ये हमारे पास रैशनल सेट है, और रैशनल जो है वो रियल सबसे बड़ा सेट होता है, और रियल जो है वो कम्प्लेक्स में रैशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी, जिसको हम रियल और इमेजिनरी कहते हैं, वो हमारे पास कम्प्लेक्स है। ठीक है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस भी किया है। तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस कौन कौन से लगते हैं सेट पे? यूनियन ऑफ 2 सेट, अगर 2 सेट का यूनियन लेना हो तो ए फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है 1, 2, ठीक है, और फिर बी हमारे पास है 1, 3 और 4। ठीक है, अब ए यूनियन बी ले लें हम, ए यूनियन बी ले लें तो उसमें क्या आएगा? ऑल टू ऑल एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। अगर 2 बार आ जाए तो रिपीट नहीं करना है। देखें ए के अंदर भी 1 मौजूद है, बी के अंदर भी मौजूद है, तो हम इसको एक दफा ही लिखेंगे। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, ये हमारे पास ए यूनियन बी है। ठीक है,
और इसको हम सिंबॉलिकली इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है, यूनियन ले एक्स बिलोंग टू बी, मतलब ए के भी एलिमेंट मौजूद हो और बी के भी एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हो, ठीक है, ए यूनियन बी निकालें। फिर है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, मतलब ये है कि ए के अंदर और बी के अंदर जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा ना वही लिखना है बस हमने। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, वन दोनों में मौजूद था तो वन लिख देंगे। तो सिंबॉलिकली किस तरह के करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और इंटरसेक्शन ले लें एंड एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है, दोनों के अंदर मौजूद हो वो एलिमेंट हमने यहाँ पे लिखना है। फिर है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या है, सिंबॉलिकली भी देख लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, मतलब ए के तो एलिमेंट हो लेकिन बी के एलिमेंट मौजूद ना हो। किस तरह से, अब ए है हमारे पास 1 2, ठीक है, और बी हम ले लें यहां से 2 ले लें 2, ठीक है, 3 या 4 ले लें। अब a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी करेंगे। अब 1 इसमें है, माइनस कर दें, 1 इसमें नहीं है तो लिख दें, 2 इसमें है तो 2 हमने नहीं लिखना क्योंकि माइनस जो करना है हमने। अब 3 इसमें तो है लेकिन हमने ये नहीं देखना, बी वाला पार्ट नहीं देखना, बी वाले सेट में जो मर्जी एलिमेंट हो, लेकिन हमने ए वाला पार्ट देखना है क्योंकि पहले जो सेट आएगा उसको हम देखेंगे, उसमें से बी को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब 1 इसमें नहीं है वो लिख दिया हमने, 2 है लेकिन वो लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो ए माइनस बी क्या आ गया 1, ये जो है सेट आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज एंड लॉ ऑफ अ सेट्स, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज है लॉज की वो कौन कौन सी है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और डी मॉर्गन्स लॉ, और अब्सॉर्प्शंस लॉ, डेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। कोमोटेटिव लॉ क्या है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में कोमोटेटिव प्रॉपर्टी भी आई होप पढ़ी होगी वहां पे, ठीक है। तो ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए, अगर ए यूनियन बी लें, यूनियन आप लोगों को निकालना आ गया किस तरह से निकालते हैं, दोनों साइड में मौजूद होते हैं उसको तरतीब से लिख देते हैं लेकिन रिपीट नहीं करते। तो ए यूनियन बी ले और बी यूनियन ए ले, दोनों का एक ही आंसर आता है, सेम आता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी ले या बी इंटरसेक्शन ए लें तो वहां पे भी दोनों का इक्वल ही आंसर आता है, ठीक है। फिर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 सेट होते हैं, उसमें हमने क्या करना है, ए यूनियन इंटू एंड वाली पे इंटू लगा दें, बी यूनियन सी इज इक्वल टू, और यहाँ पे स्टार्ट वाली पे यूनियन लगा दें, ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। इसी तरह से इंटरसेक्शन का है, ठीक है। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। ओवर का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट्स लगा देना। अब देखें ए यूनियन, पहले यूनियन बोला है ना, ए यूनियन ओवर, ओवर मतलब ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन लगा देना, ओवर ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां से हम ये वाली प्रॉपर्टी आगे कर सकते हैं कि देखें ए यूनियन बी, यहाँ पे ए यूनियन बी ब्रैकेट्स में आ गया, फिर ये जो सेंटर में है ये आ गया इंटरसेक्शन, और फिर ए यूनियन सी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यहाँ पे है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ओवर यूनियन ब्रैकेट के अंदर यूनियन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे लिखेंगे और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होगा तो हम यहाँ पे अलग अलग ले लेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो और साथ क्या आ जाएगा, साइन भी चेंज हो जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा। यहाँ पे देखें यूनियन था तो इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा, और कंप्लीमेंट दोनों का अलग अलग हम यहाँ पे ले लेंगे। फिर है अब्सॉर्प्शंस लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट्स, ठीक है, ए यूनियन बी इंटू ए यूनियन बी। अब यहाँ पे हम इन दोनों को सोल्व करें तो आंसर हमारे पास ए ही आता है। बेटा इसको सोल्व करके देखिएगा आप लोग, आंसर ए ही आएगा, ठीक है। ए में कोई से एलिमेंट ले लें, बी में भी कोई से एलिमेंट ले लें, और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास ए ही आता है। हम यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। देखें ए हमारे पास है 1 और 2, ठीक है,
और बी है हमारे पास 1, बी हमारे पास है 1। पहले क्या करें, ए यूनियन बी ले लें, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ऑल टू ऑल एलिमेंट को लिख देना 1, लेकिन रिपीट नहीं करना 1 और 2। ए यूनियन बी आ गया। फिर हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन लेंगे किसका, ए यूनियन बी का। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ले लें ए यूनियन बी का। अब ए सेट हमारे पास क्या है, 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या निकला है, वो भी क्या निकला है, 1 और 2 आया है, 1 एंड 2। अब इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, दोनों में एलिमेंट जो है वो कॉमन होना चाहिए। अब 1 इसमें भी है और इसमें भी है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अब 2 दोनों में मौजूद है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब 1 और 2 किसके इक्वल है, ये सेट ए के इक्वल है, यहाँ पे लिख देंगे हम, जो कि सेट ए के इक्वल आया है। यही हमने बताना था कि ए यूनियन बी ले और फिर इंटरसेक्शन करवाएं ए के साथ, आंसर ए ही आता है। ठीक है, और इसी तरह से पहले इंटरसेक्शन ले लें, बाद में यूनियन ले लें, फिर भी आंसर जो है वो ए ही आएगा। फिर अडेम्पोटेंट लॉ, अडेम्पोटेंट लॉ क्या है, क्या दोनों का यूनियन लें तो आंसर ए ही आए। अब देखिए सेट है हमारे पास 1 2, 1 2 का यूनियन लेंगे, दोनों में ए, जाहिर सी बात है सेट ए ही है ना हमारे पास, यूनियन लेंगे फिर भी ए आएगा, इंटरसेक्शन लेंगे फिर भी ए ही आएगा। मतलब ये अडेम्पोटेंट लॉ वो लेते हैं जब हम उसको सोल्व करते हैं वही दोबारा आंसर आ जाए, वही सेट दोबारा से आ जाए, तो वो हमारे पास होता है अडेम्पोटेंट लॉ होता है। फिर है द कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट के लॉ क्या है कि पहले ए का कंप्लीमेंट ले लें, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन लें। कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं, यू हमारे पास कोई सा सेट होता है 1 2 3 अप टू 10 तक ले लेते हैं। ठीक है, 10 तक कोई सा सेट ले लिया है। फिर हमारे पास ए जो है कोई भी एलिमेंट 1 2 3 तक ले लेते हैं। ठीक है, अब कंप्लीमेंट कैसे लेंगे, यू में से ए को निकालेंगे। क्या करेंगे, यू में से ए को निकालेंगे। यू सेट हमारे पास क्या है, 10 तक है, और 1 2 3 ए सेट हमारे पास ये है। 1 2 3 निकाल दे, बकाया जो एलिमेंट रहेंगे वो यहाँ पे लिख दें। ठीक है, और फिर इस सेट का इंटरसेक्शन ले लें, इंटरसेक्शन ले लें ए का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट किसके इक्वल है, जो आंसर ये आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो वो खाली सेट आएगा, क्योंकि जो ए में एलिमेंट मौजूद होंगे वो इस कंप्लीमेंट में मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी निकाल दिया था। ठीक है, तो इंटरसेक्शन लेंगे क्योंकि ए में 1 2 3 होगा और इसमें 1 2 3 के अलावा 10 तक एलिमेंट होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो हमने कॉमन एलिमेंट होते हैं वो लिखने होते हैं, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा। इसके बाद है डबल कंप्लीमेंट लॉ। मतलब ए का कंप्लीमेंट लेके दोबारा ए का कंप्लीमेंट, जो आंसर आए ना उसका दोबारा फिर कंप्लीमेंट ले लें तो वो हमारे पास ए के ही इक्वल आता है। आइडेंटिटी लॉ, ए यूनियन फाई। देखें ए कोई सा भी सेट है और खाली सेट है हमारे पास, दोनों का हम यूनियन ले लें तो ए ही आएगा, क्योंकि यूनियन में तो ऑल टू ऑल एलिमेंट लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है 2 लिख लें बस। ठीक है, और बी है हमारे पास, मतलब खाली सेट ले लें। ठीक है, या बी लिखें ना लिखें, खाली सेट ले लें। अब दोनों का यूनियन ले, ए यूनियन बी। अब ये तो आ गया ना 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, और यूनियन ये खाली सेट है। अब देखिए यूनियन में तो इसमें भी मौजूद हो जो एलिमेंट, इसमें मौजूद हो, ये तो ऑलरेडी खाली है तो यही वाला लिखेंगे हम, 2 आ गया। ठीक है, तो कौन सा सेट आ गया, ये ए वाला सेट आ गया। यही यहाँ पे बताया हुआ है कि ए यूनियन का फाई के साथ, खाली सेट के साथ हम यूनियन लें तो वो ए आना चाहिए। अब इंटरसेक्शन ले लें, ए इंटरसेक्शन फाई। ठीक है, अब ए में हमारे पास मौजूद क्या है, 2 है, लेकिन ये खाली सेट है। ठीक है, हमने तो वो एलिमेंट लिखने जो कॉमन हो, लेकिन इसमें तो 2 मौजूद है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो वो हमने क्या लिखना होगा, खाली सेट ही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम क्या है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, दो कोई से सेट है जिसमें एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है, खाली सेट नहीं होने चाहिए। तो ए का सबसेट लें, ए यूनियन बी। अब देखें सबसेट ए यूनियन बी लिखा हुआ है, ए यूनियन बी मतलब ये सुपर सेट होगा, ये सबसे बड़ा सेट होगा। यूनियन क्या होता है, ए और बी के तमाम एलिमेंट को लिख लेना।
ठीक है। अब ए में जो मौजूद है, ये जाहिर सी बात है छोटा सेट होगा, तो ए सबसेट है ए यूनियन बी का। फिर इसी तरह से बी जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। ठीक है। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी ले लें तो उसका यूनियन वो सबसेट लें ए। अब देखें ए और बी के हमने कॉमन एलिमेंट लिखने हैं, ए और बी में कॉमन एलिमेंट लिखने हैं, तो वो तो कम एलिमेंट आएंगे ना ए की निस्बत, तो इसलिए ए यहाँ पे क्या है, सुपर सेट है। और ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट ले लें बी के साथ, तो यहाँ पे बी सुपर सेट होगा। फिर इसी तरह से लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, और यू का कंप्लीमेंट ले लें। देखें यू सबसे बड़ा सेट होता है ना, यू जो है फॉर एग्जांपल यू हमारे पास है 1 2 3 अप टू 10 तक है। अब इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो यू माइनस यू, ठीक है, u 10 तक है, u माइनस यू में भी वही एलिमेंट है और नेक्स्ट u में भी वही एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुई है, हमारे पास खाली सेट एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर इसी तरह से फाई मतलब खाली सेट का खाली सेट के साथ ही यूनियन लें u का यूनियन का u जो है u का यूनियन ले लें खाली सेट के साथ। हाँ, तो यूनियन में ऑल एलिमेंट आते हैं, इसमें तो खाली सेट है, कोई बात नहीं, इसमें खाली सेट है, तो ये जो है ना ऑल एलिमेंट लिखना है हमने, तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, 10 तक जो है वो यूनियन u आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद है फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, दो सेट हैं a माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट जो है वो माइनस कर दें तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट के इक्वल आता है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आंसर इक्वल आएगा। फिर है टू सेट्स ए एंड बी, ए सबसेट है बी का एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू है ए के इक्वल है। ए सबसेट है बी का, ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है। ठीक है, ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद, सॉरी ये वाला है, ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो कॉमन आएगा। जाहिर सी बात है ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद होंगे तो इंटरसेक्शन लेंगे तो ए ही आंसर आएगा, क्योंकि ए के जो तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, इंटरसेक्शन में भी कॉमन ही हम लेते हैं, इसलिए ए ही आंसर आएगा। तो टू सेट, नेक्स्ट है टू सेट्स ए एंड बी, ए सबसेट है बी, अगर उसका यूनियन लें तो बी आंसर आएगा, क्योंकि बी जो है वो बड़ा सेट है, तो यूनियन लेंगे तो जाहिर सी बात है ये बी जो है वो सुपर सेट होता है, तो फिर ये बड़ा सेट जो है यूनियन लेंगे तो वो बड़ा सेट बन जाएगा। इंटरसेक्शन लेंगे तो ए आएगा, अगर यूनियन लेंगे तो बी आएगा। फिर है टू एनी सेट्स ए एंड बी, ए सबसेट है बी का कंप्लीमेंट ले लें और फिर सबसेट करवाएं ए के कंप्लीमेंट के साथ, तो ये इक्वल होता है। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए सबसेट और इसका पहले बी माइनस ए कर दें और उसका जो आंसर आएगा उसके साथ यूनियन लेंगे तो आंसर बी ही आएगा। ये आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करके देख लेना, बेशक ये ऐसे ही आंसर आएगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही आएंगे इक्वल। फिर फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, पहले बी का कंप्लीमेंट ले लें, फिर ए इंटरसेक्शन बी ले लें और आंसर आता है ए, फिर ए इंटरसेक्शन बी ले लें तो आंसर आता है 5। फिर एनी टू सेट्स, थ्री सेट्स इसके अंदर मौजूद है ए बी एंड सी, जैसे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी हमारे पास थी उसको सोल्व किया था, इसी तरह से ये माइनस करना है। ठीक है, पहले यूनियन ले लें, फिर जो आंसर आएगा माइनस कर दें ए के साथ, और यहाँ पे पहले ए माइनस बी कर दें या ए माइनस सी कर दें और दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। नेक्स्ट है 11 प्रॉपर्टी हमारे पास जो है थ्योरम, 11 जो थ्योरम है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, पहले माइनस ले लें ए माइनस बी और फिर ए इंटरसेक्शन बी लेके माइनस कर दें ए में से। ठीक है, ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आप लोगों को ये तैयार करने होंगे ये वाले, क्योंकि पेपर में इस तरह इसके मतलब जो है वो एमसीक्यूज आ जाते हैं कि ए माइनस बी लें तो वो किसके इक्वल होगा, ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा और उसके अंदर ही एक ये वाला भी ऑप्शन होगा, तो आप लोग जो आंसर है वो ठीक लगा देना। अगर वहाँ पे मतलब टाइम होता है तो जल्दी से आप लोग वैसे तो मतलब देख सकते हो कि ये इसके आंसर आता है, लेकिन वहाँ पे आप कोई भी सेट ले लें, ए के अंदर 1 2 ले लेना, बी के अंदर 1 2 3 ले लेना, पहले इंटरसेक्शन लेना, माइनस करवा देना तो आंसर वही आता है, दोनों का माइनस करके, तो करेक्ट आंसर पे क्लिक कर देना। फिर है 12 हमारे पास क्या है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इक्वल है बी का और दिस इम्प्लाइज जो है वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ले लें, यूनियन ले लें ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो वो हमारे पास 5 जो है वो खाली सेट आता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है,
ए यूनियन बी। ठीक है, सबसे पहले ये देखें कि जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है ये जो है ये डिसजॉइंट सेट है, मतलब दोनों आपस में नहीं मिल रहे हैं, ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट है। और ये है ओवरलैपिंग सेट। जब भी ओवरलैपिंग आए तो इस तरह से आएगा कि दोनों सेट एक दूसरे के अंदर से गुजरा हो, कोई दोनों सेट में एलिमेंट मौजूद हो लेकिन दोनों सेट के अंदर एटलीस्ट मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे हों जो ए में और बी में दोनों में मौजूद हो, जैसे हम इंटरसेक्शन लेते थे तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग। और सबसेट क्या है, ए सबसेट है बी का, बी मतलब बड़ा सेट आ गया और ए इसके अंदर छोटा सेट है। ठीक है, इसी तरह से बी सबसेट है ए, तो ए बड़ा सेट है और बी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद है ना, तो इसलिए ये हमारे पास वैन डायग्राम है। ठीक है, इसके मतलब आगे नेक्स्ट हम सोल्व भी करेंगे तो ये वैन डायग्राम आप लोगों को समझ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ये कुछ रिजल्ट है जो कि आप लोग देख लीजिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी लें तो वो खाली सेट आता है, लेकिन अगर उसका रिजल्ट हम सजेशन करें तो एन इंटरसेक्शन सॉरी इनटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू अलग-अलग इसका हम ले लें एन के साथ ए कर लें और फिर प्लस कर दें इसी के साथ, और ये हमारे पास इसके ये तो कुछ रिजल्ट है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है, सोल्व करके भी। तो नेक्स्ट क्या है, हमारे पास लॉजिक है, जो कि लॉजिक इंट्रोडक्शन क्या है, द वर्ड्स लॉजिकली मीन्स करेक्टली। ठीक है, रीजन द रूल्स ऑफ लॉजिक गिव। जो हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या है, कुछ लॉजिकल है जो कि 4 हम यहाँ पे देखेंगे क्या लॉजिक है। इंडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा सॉरी डेफिनेशन भी है, द इंडक्टिव लॉजिक वी कैन ड्रा कंसलेक्शंस फ्रॉम लिमिटेड नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर कोई बीमार हो जाता है घर में से तो हम क्या करते हैं, उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और डॉक्टर जो है क्योंकि वो एक्सपीरियंस शुदा होता है, ऑब्जर्वेशन उसने की हुई होती है, तो वो फिर मेडिसिन देता है जिससे हमें आराम आ जाता है। इसके बाद डिडक्टिव लॉजिक क्या है, डिडक्टिव लॉजिक ये है कि घर में अगर कोई किसी अल्लाह ना करे किसी को बुखार वगैरह हो जाए तो हम क्या करते हैं कि घर में कोई पैनाडोल वगैरह की मेडिसिन होती है तो वो हम उसे दे देते हैं और उससे वो आराम आ जाता है। मतलब किसी घर में ही अपनी तरफ से ही लॉजिक लगा देते हैं कि इससे आराम आ जाएगा। मतलब यह है इंडक्टिव लॉजिक क्या होता है, किसी हम एक्सपीरियंस शुदा बंदे के पास लेके जाते हैं और वहां से ऑब्जर्वेशन उन्होंने की हुई होती है तो तब हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, और डिडक्टिव क्या है अपने तौर पे ही इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर है अरिस्टोटेलियन लॉजिक क्या है, इसमें क्या है कि कोई भी बात है तो उसमें या तो वो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, या तो वो गलत होती है या वो सच होती है, ये दो ही पॉसिबिलिटीज होती है। फिर है नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक, इसमें क्या है अ लॉजिक इन विच देयर मोर चांसेस, में मोर चांसेस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं अदर देन ट्रू और फॉल्स के लिए। नेक्स्ट है प्रोपोजिशन, अ स्टेटमेंट विच इज एदर फॉल्स एदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट ट्रू। इसमें प्रोपोजिशन में क्या है कि या तो वो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं, लेकिन दोनों नहीं हो सकते हैं, बट नॉट बोथ। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ से बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, जो परिंदे हैं वो हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है, द सन राइसेस इन द ईस्ट। ठीक है, और 4 लेस देन है 5 से। ठीक है, जिस तरफ इसका मुंह बड़ा होता है ना, खुला हुआ होता है, वो उस तरफ बड़ी रकम होती है। आर द प्रपोजिशन, ठीक है, ये यहाँ पे राइट लिखा हुआ है ना, वेयर इज द ओपन द डोर और गो टू लाहौर, जरूरी नहीं है कि वो लाहौर ही जाए। आर द नॉट प्रपोजिशन। ठीक है, तो ट्रूथ वैल्यूज क्या है, द ट्रूथ वैल्यूज प्रपोजिशन जो है वो इट इज़ ट्रूथ वैल्यूज, मतलब ये ट्रू ट्रू या फॉल्स फॉल्स, हम इसका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन भी करेंगे और इसके एग्जांपल भी करेंगे, और मैं इसको मज़ीद आप लोगों को एक ट्रिक भी बताऊंगी, और मैंने अपनी पहले एक वीडियो बनाई है उसमें बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि ट्रू और फॉल्स हम इजीली किस तरह से 1 सेकंड के अंदर इसका टेबल जो है वो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड और निगेशन ये किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से 1 सेकंड के अंदर हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, लॉजिक कुछ बताई है और उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन लेक्चर के मुतालिक पूछना हो तो वो प्लीज़ मुझसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट सुबह इंशाल्लाह ये हम लोग सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। और आज हमारा लेक्चर ये हाफ हो चुका है और हाफ रह गया है, ठीक है, ये हम कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।